साथियों, कल वोटिंग है, सेकंड फेज है और मैं बताना चाहती हूँ कि लगातार जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अब ड्यूटी है वो, हम सब सोचते हैं कि भाजपा पूरी तरह से जम्मू पर कब्जे में रहेगा और कश्मीर में भाजपा की क्या हालत होगी, और इस तरह के सवालात लगातार आ रहे हैं। लेकिन साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा यहीं पे है, कहीं नहीं जा रही है और पूरी तरह कमिटेड है। जहां तक बात है अमन बहाली की, तरक्की की और विकास की, और कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी बाशिंदे निवासी हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी खुशहाली के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसके संकल्प पत्र में जो कुछ कभी लिखा गया है वो पूरा हुआ है, जो लगातार कमिटेड रही है, जो ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, इसीलिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है जवाब दो। तो इन तीन पार्टियों से जो लगातार यहाँ पे सत्ता में रही हैं, तीन सियासी खानदान, मैं चाहती हूँ लगातार आज से लेकर जब तक आखिरी दिन लास्ट पोल का नहीं होता, हम लगातार ये सवाल पूछेंगे और किसी को भूलने नहीं देंगे उस दौर को। हालांकि हम सब भूलना चाहते हैं, ये भूलना हमारे मफाद में है, लेकिन क्या कुछ इन्होंने किया है ये हम कभी नहीं चाहते कोई भी भूले। हम आपको बिफोर और आफ्टर की तस्वीर पेश करेंगे। हम आपको बताएंगे पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात है। मैं चाहूंगी कि मेरा भाई यहाँ पे अरशद मौजूद है, और सोचिए, कभी कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रत्याशी इतने हौसले के साथ, बावजूद इसके कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं दिया गया, कितना परेशान किया गया, कई को तो जलील किया गया टारगेटेड तौर पर। आप देखिए जैसे आरएसएस वर्कर्स को केरल में और जिस तरह से बीजेपी वर्कर्स को पश्चिम बंगाल में लगातार टारगेट किया जाता है, वैसे हमारे भाजपा में जो जिसने ज्वाइन किया उसको कितना ज्यादा कभी जलील किया, परेशान किया, क्या कुछ उसने सहा है। मैं उनमें से एक हूं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा भाई है वो अपने तजुर्बात भी बताएगा और बताएगा कि उसके दिल में क्या है और क्यों उसने ये फैसला किया कि वो लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। जो शाहजा जी ने बोला, हम एक पॉलिटिकल एसिड के शिकार हुए 70 साल। जब हम बात करते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में, आप देखिए 70 साल यहाँ पे जो भी कोई पॉलिटिकल स्पेस या सोशल पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जो लोग आए, इन्हें कम किया गया, इनको सफोकेट किया टाइमली। अगर आप देखिए 70 साल की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, यहाँ कहीं पे भी नौजवान को मौका नहीं दिया। यहाँ जो भी रीजनल पार्टीज इवॉल्व हुई, इन्होंने एज वाइज लीडरशिप को क्लासिफाई किया, ग्रेडिंग की। कभी इन्होंने नौजवान के इंटेलेक्चुअल एसेट को नहीं देखा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं देखा। एक जो यूथ की एक आवाज़ है, जो यूथ को कनेक्ट करता है, यूथ के मामलात हैं, कभी भी स्पेस नहीं दी। जिसने भी बात की पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग, जिसने भी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात की, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म से, इन्हें पॉलिटिकल टेररिज्म से दबाया गया। ये यहाँ की हिस्ट्री है। आज तक जब भी कोई पॉलिटिकल फोर्स या कोई ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई इंडिपेंडेंटली जो भी कोई चीज करना चाहा, उसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म और बैड गवर्नेंस की वजह से भी दबाया गया। जब भी हम जैसे लोगों ने बात की, आप देखिए जब हमने शुरुआत की एक अवाम की आवाज नाम से मूवमेंट से, हम पे 16 FIR लगाए गए। इवन जो भी यहाँ की पॉलिटिक्स जो सेंटर में थी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई किया गया, यहाँ वायलेंस को ग्लोरीफाई किया। कभी भी मौका नहीं दिया गया कि एक अच्छी वॉइस को जो हकीकी तौर पे गुड गवर्नेंस की बात करे, मेरिट की बात करे, मेरिट को यहाँ मर्डर किया गया। आप देखिए जहाँ पे भी नौजवान को मौका मिला, चाहे पे गवर्नेंस में आने की, यहाँ के PSUs की हालत देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत देखिए, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज थी, इन्होंने अपने हिसाब से चलाए। जहां एक नौजवान को लगा जो मेन स्ट्रीम में भी बिलीव करता था, जो इस सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखना चाहता था कि इस समाज को बनाने की जरूरत है, उसे भी लगा कि उसके लिए स्पेस नहीं है। तालीम याफ्ता नौजवान को लगा कि पढ़ाई के बाद मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था इस समाज में आने के लिए, समाज को खिदमत देने के लिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, चाहे PSU, चाहे ऑटोनोमस बॉडी, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें, जो भी इदारे स्कीम्स की बात करें, कहीं पे रिक्रूटमेंट का नाम निशान भी नहीं था। गवर्नेंस की वजह से, जिसको हम बार बार अपने 10 साल के तजुर्बे में हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म बोलते हैं, कि जिस पे बात नहीं हुई, आज तक नहीं बात हुई कि जो बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे हालात के हम मारे हैं, उस पर कभी यहाँ बात करने की न किसी ने मजबूरी समझी, न किसी को जरूरत पड़ी, क्योंकि उसी चीज से यहाँ
नौजवान की आवाज को दबाया गया। शुक्रिया बहुत बहुत। तो साथियों, कभी वतन के हवाले से, कभी मजहब के हवाले से यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ बनी रहती हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उन जज्बातों को। मैं पूछना चाहती हूँ, इन सब से हटकर हमारे घरों में हालात कैसे हैं? किस तरह से अमन ज़रूरी है तरक्की के लिए? कितने पुल, कितनी सड़कें, रेलवे लाइन ज़रूरी हैं? साफ पानी, पक्की सड़कें, पक्के मकान, रोजगार के नए साधन, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन, असली आज़ादी इन सब से, जो चाहे हड़तालबाजी हो उससे आज़ादी, चाहे बेरोजगारी हो उससे आज़ादी, चाहे अलगाववाद हो उससे आज़ादी, चाहे दहशतगर्दी हो उससे आज़ादी, चाहे लगातार कैलेंडरबाजी हो उससे भी आज़ादी, चाहे लगातार परिवारवाद हो उससे भी आज़ादी। यही है सच्ची आज़ादी। और पहली बार इस सच्ची आज़ादी को सूंघा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, इनहेल किया जा रहा है, और खुले आसमान के नीचे इत्मीनान की सांस ली जा रही है। इंतखाबात होते रहेंगे साथियों, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ लगातार अपने संकल्प पत्र में कश्मीर को दिलो जान से, खुलूस और मोहब्बत के साथ एक खुशहाल राज्य की तरह स्टेटहुड बहाल करने के साथ साथ बेहतर इकोनॉमी, तरक्की पसंद और हर एक पैमाने पर विकसित तौर पर देखना चाहती है, ये कमिटमेंट हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरह से हम किसी भी अलगाववाद को, किसी भी दहशतगर्दी को ना तो प्रोत्साहित होने देंगे, और हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। आपने देखा है वो क्या दौर था, कैसे घुटने टेकते थे लोग इन अलगाववादियों के सामने, हिम्मत नहीं होती थी। मैं बहुत सालों से कश्मीर को स्टडी भी कर रही हूँ और आती रही हूँ, और लोग कहते हैं ना, कश्मीरी पंडित हमारे भाई गए, और बहुत अफसोसनाक कहानियां हैं, लेकिन हमारे कितने मुसलमान भाई बहनों ने सफ़र किया है, कितने छोड़ छोड़ के गए, कितने, चाहे स्कूल हो, चाहे उनका रोजगार हो, या उनका जॉब्स हो, या पूरा मुस्तकबिल हो, क्या हुआ उसका। तो साथियों, एक ऐसी तरह से हम जवाब दो एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और ये लगातार चलती रहेगी, और एक एक करके हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने तशद्दुद की बात की, उन्होंने इंतशार की बात की, वो क्या दौर रहा है साथियों। और इसी के चलते हम बिफोर एंड आफ्टर आपको सीरीज दिखाएंगे, और हर एक तरह से सवाल पूछे जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर, एजुकेशन पर, इन्वेस्टमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टूरिज्म पर। ये सब जरूरी है, और जब तक अमन बहाली नहीं होगी, जब तक प्री रेक्विजिट नहीं है वो अमन बहाली का, तब तक कुछ नहीं पॉसिबल है। और इसी के चलते हम शुरुआत करते हैं, हम बताते हैं कि जो दौर रहा है गांधीज़ का, मुफ्तीज़ का और अब्दुल्लास का, उनका क्या योगदान रहा है, और किस मुंह से आ रहे हैं, और क्यों जो हमारे कश्मीरी बाशिंदे हैं, क्यों ना एक बार सोचे और गौर करें कि अपना वही होता है जो अपने हमारे घर का भला करता है, अपने घर का नहीं, चाहे जो भी उसका मजहब हो, जो भी उसकी ज़ात हो। आप सब जानते हैं क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है, और किस तरह से, जिस तरह से आप जानते हैं कि एक बार राजीव गांधी फारूक अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड जो 1987 में हुआ था, उसको लेकर कितना डिस्कॉर्ड हुआ है। आप देख रहे हैं एक नया अकॉर्ड बन गया है, और ये अकॉर्ड है राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला अकॉर्ड, जो अभी 2024 में है। आपको याद है क्या हुआ था उस अकॉर्ड के चलते? क्या दौर रहा है मिलिटेंसी का, क्या दौर रहा है खून खराबे का, दहशत का, तकलीफ का। और साथियों, किसी भी तरह से हम किसी भी नए अकॉर्ड के चलते उस तरह के दौर को वापस आने नहीं देंगे। ये पूरी तरह से ना सिर्फ हम लोग का वादा है, लेकिन हमारी जिद है और हमारा संकल्प है। हम सब जानते हैं किस तरह से वहां पे इलेक्शंस को रिग किया गया था, और लगातार बाकायदा रिगिंग होती थी, खुलेआम पर होती थी, ये कोई राज भी नहीं था साथियों। और किस तरह से लोग परेशान होकर बाहर आए, और किस तरह से
अलगाववादी सोच बढ़ी और किस तरह से पड़ोसी मुल्क ने इसका फ़ायदा उठाया और मिलिटेंसी की एक वेव शुरू हुई। कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ, सब जानते हैं, सुनते हैं। बात उनकी कोई नहीं करता जो और आम मुसलमान परिवार हैं। उन्होंने क्या कुछ सफ़र किया, क्या कुछ उन पर गुजरी, उनका जिक्र कोई नहीं करता है। लेकिन मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे और उसके बारे में अरशद भी बताएंगे वो क्या दौर था। तो हम चाहते हैं बार बार पूछना इन तीनों खानदानों से कि उनका जवाब कौन देगा। क्या आपका शासन रहा है, क्या आपका गवर्नेंस रहा है। आपको याद है 2008 में अमरनाथ लैंड ट्रांसफ़र कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके चलते क्या कुछ हुआ, कैसी प्रोटेस्ट हुई, कैसी अराजकता फैली। फिर हमने देखा कि लगातार एक दौर रहा और ये थे इनके सामने ये तीनों खानदान घुटने टेकते थे, बात करते थे, लाल कालीन बिछाते थे, चाहे मीरवाइज फारूक हो, चाहे जासिम मलिक हो। और आप जानते हैं किस तरह से इन्होंने डिक्टेट किया है टर्म्स एंड कंडीशन पूरे कश्मीर वासियों के लिए, जम्मू के साथ साथ पूरे देश के साथ, और किस तरह से लगातार इन्होंने अपने घरों के लोगों को और अपनी बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए कमाए। अब वो दौर ख़त्म है साथियों। एक वक्त था, आप सब लोग को याद है, बुरहान वानी के नाम पर क्या कुछ हुआ, किस तरह से यहाँ पे लोग जो थे सड़कों पे निकले, कितना वायलेंस हुआ। और ये वो दिन है कि बुरहान वानी के वालिद साहब स्कूल टीचर थे जो हवालाबाद पर दिया जाता था, जो तिरंगा उठाते हैं। और 2021 में जब पूरा की पूरी तौर पर हर जगह, हर एक पंचायत से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक तहसील से जब तिरंगा यात्रा निकली तो उन्होंने भी उसकी शिरकत की। वो तब था, ये अब है। साथियों अब हम चलते हैं आगे की तरफ, उसके बाद क्या कुछ हुआ है, यानी कि वो दौर और नया कश्मीर। सिविलियन कैजुअलिटीज साथियों, आप लोग के नंबर्स अलग अलग नंबर्स आते हैं, लेकिन कम से कम इतना लोग मानते हैं कि 30 साल में कम से कम 55,000 आम लोग मारे गए हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 लोगों को एक पर्सनली तौर पर एक अलग फील कराता था, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसके जाने से क्या कुछ हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे तरक्की हो, चाहे हमारे हर एक प्रोजेक्ट में विकास की एक झड़ी हो, चाहे हम 400 पुलों की बात करें, इतनी सड़कों की बात करें, जो सड़कें अभी बनी हैं वो पिछले 70 साल में नहीं बनी थी। क्या कर रहे थे तीन खानदान, अपना घर भर रहे थे, सिफारिशबाजी का दौर चल रहा था, अपने लोगों को चलवा रहे थे नौकरियां। जहां तक बात है, सबसे जरूरी बात एक किसी भी बाशिंदे की हिफाजत की, सुरक्षा। जान है तो जहान है, और ये पहली बार देखा जा रहा है जहां जहां हम लोग जा रहे हैं। जाहिर है भाजपा का नाम ऐसा कर दिया है कि लोग थोड़े कतराते हैं, लेकिन सब कहते हैं दबे स्वर में, देखिए हम लोग चाहते हैं एलजी साहब रहें, हम लोग, आप लोग ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत इत्मीनान है, बहुत सुकून है। अभी भी लोग डरते हैं कि उनके साथ क्या कुछ किया जाए। सोचिए अरशद जैसे लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और साथी जो पहले से रहे हैं, क्या कुछ उन पर क्या कुछ गुजरा होगा, क्या कुछ सुना होगा उन्होंने। भाजपा के नाम से मजहब व्यापार पर याद दिलाया गया होगा, कितनी बातें हम लोग सबने सुनी होंगी। मैं सुनती हूँ रोज़ाना साथियों, अरशद सुनता है, लेकिन तब भी हम कमिटेड हैं डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर, और अमन, शांति, पीस, स्टेबिलिटी को लेकर। साथियों अभी अब नया मैनिफेस्टो में चाहती हैं आप सब लोग पढ़ें, सारे मैनिफेस्टोस को कंपेयर करें। स्टोन पेल्टिंग या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इनका आइडिया क्या था एम्प्लॉयमेंट का, पत्थर दो, पत्थर फेंको, 300 रुपये से लेकर 500 रुपये दो। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, लैपटॉप दो, पेंसिल पेन दो, किताबें दो, एम्स खोलो, आईटी खोलो, आईएम खोलो, कोचिंग के लिए पैसा दो, और अफसर बने हमारे बच्चे, आगे जाएं, बजाय कि माएँ डरें कि क्या होगा।
ओवरऑल आप जानते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं मुझे लगता है, और लगातार इस सीरीज़ को लेकर हम आपके सामने आएंगे। मैं चाहती हूँ अरशद नए मैनिफेस्टो के बारे में आप लोग को बताए, लेकिन ये बात तयशुदा है और तय है कि हम लोग लगातार ये सारे सवाल और इन सालों का हिसाब, उन 3 सालों का लगातार मांगेंगे। और किस मुंह से पार्टियां आती हैं, अकॉर्ड करती हैं, अलग होती हैं, अलहदा होती हैं, फिर साथ आती हैं, फिर बेवकूफ़ बनाती हैं, और वही खानदान की पॉलिटिक्स खेलती हैं। इस बार वोट होगा इन 3 खानदानों को नहीं, इस बार वोट होगा अपने खानदान को, हर कश्मीरी के खानदान को, उसकी सेहत को, उसकी तालीम को, उसकी तरक्की और उसकी शिक्षा को, उसकी खुशहाली को। साथियों धन्यवाद। जैसे शाहजहा जी ने ये बोला कि 1987 में जो रिगिंग हुई, वहाँ से ही एक हमारी वो ना बैड डेज की शुरुआत होती है। जब हम बात करते हैं मल्टी रीजनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को यहाँ खड़ा किया गया, उस चीज़ से यहाँ बैड गवर्नेंस को पुश किया गया हर जगह। जब हम बात करते हैं वही एक टाइम था कि जब कोई दूसरी एक पॉलिटिकल स्पेस यहाँ लोगों के लिए वाइबल खड़ा हुई थी, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। इसमें कोई जमहूरियत में हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को हक है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी रिगिंग करके दबाया, जिससे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व हुआ। जो सोसाइटी में जो एक पीसफुल सोसाइटी थी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई किया गया, मल्टी रीजनल इंटरेस्ट को इंटेंसिफाई करके। यहाँ जब हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल लोगों से मिलते हैं, इन्होंने इन 30 साल में क्या किया, हर मोहल्ले में FIR पहुंचाए, हर घर में FIR है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जब मैं पुलवामा जिले की बात करता हूँ या ओवरऑल कश्मीर रीजन की अगर हम बात करें, वो कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ FIR नहीं लगे हैं। PNCs का कल्चर इन्होंने बनाया, जेल का कल्चर इन्होंने बनाया। जब आप बात आती है गवर्नेंस की, वहाँ आप हालत देखिए, जहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल इंसान को आगे आने की, तालीम से, अपने तरीकात से जब आगे आने की जब बात आती है, इन्होंने कभी मौका नहीं दिया। चाहे पॉलिटिकल स्पेस हो, सोशल स्पेस हो, इकोनॉमिकल स्पेस हो, हर एक जगह पे इन्होंने यहाँ के नौजवान को FIR से दबाया। बैड गवर्नेंस सबसे ऐसा चीज़ आप देखिए, ब्रूटल करप्शन जो यहाँ पे हुआ है, जिससे बिल्कुल जो एक हक तलफी जो हुई है, जिससे यहाँ का इंसान, यहाँ का नौजवान, आम नागरिक गवर्नेंस से भी दूर रहा, मेन स्ट्रीम से भी दूर रहा। और यहाँ 2 तरह की पॉलिटिक्स को इन्होंने ग्लोरीफाई किया। एक तो मेन स्ट्रीम तो साथ साथ चल ही रही थी, साथ साथ जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, वो भी बैक एंड पे मेन स्ट्रीम की चीजों के साथ ऐसी घुलमिल थी, जहाँ पे एक इंसान को, जहाँ पे एक नौजवान को दबाया गया, डर सा महसूस किया गया। जो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता था, इंटरेस्टेड था, आगे सोसाइटी के लिए करना कुछ चाहता था, उसे दबाया गया, उसे डर से उसकी स्पेस को श्रिंक किया गया। लेकिन जब बात आती है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, एक 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमन, खुशहाली और तरक्की। खुशहाली बहुत जरूरी है, गवर्नेंस पे काम बहुत जरूरी करना है और कर भी रहे हैं, और करना बहुत जरूरी, कमिटेड है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन से जो भरोसा उठ गया एक नौजवान का, और जो 30 साल उन्होंने घर घर FIR के कल्चर, जेल का कल्चर, जिस माँ के बेटे को जवानी में कब्रिस्तान पहुंचाएगा, और उसी पे सियासत की गई। ऐसा ग्लोरीफाई किया गया कि कोई माँ नहीं चाहती दुनिया में, ऐसी कोई माँ ही नहीं होगी जो चाहेगी कि अपनी जवान बेटे को कम उम्र में या जवानी में कब्रिस्तान पहुंचाया जाए। उसमें सियासत की ऐसी ग्लोरिफिकेशन की गई। क्यों अरशद, अब अपना तजुर्बा भी बताइए। जी, जब हमने एक एक्टिविज्म की बात की, 2014 में हमने पुलवामा में आवाज उठाई, आवाम की आवाज से हम काम कर रहे थे, कोशिश की बहुत की। नौजवान जब जुड़ने लगे, उन्हें डराया गया, नहीं आपका दिल्ली से है, एजेंट्स हैं, बाहर से आपको चीजें आती हैं, RSS वाले हैं। 2014 की बात, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पास आउट हूँ 2014 का। चाहा कि समाज के लिए कुछ काम करे, और हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे बिलीव करते हैं। हमें पता थी यहाँ की गवर्नेंस में कितने ड्रॉबैक्स हैं, कितने फॉल्टी सिस्टम है। हम चाहते थे कम्युनिटीज को मोबिलाइज किया। जब यहाँ फ्लड आए सितंबर में, हमने वहाँ की कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके वहाँ पे रिलीफ ये किया, ताकि कम्युनिटीज ही समझे कि किसको, किस जरूरतमंद को क्या चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कोविड में जब हमारे खिलाफ एक साजिश की गई, जब पूरे वुहान से, चाइना से यहाँ तक जो सारा कोविड को हैंडल करना भी मुश्किल था, नई बीमारी थी, लोगों को पता भी नहीं था, हमारी मेडिकल फैटर्निटी को भी नहीं पता था कि टैकल कैसे। हमने उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन को जो पुलवामा में देख रही थी, उन्हें टेकअप करके हमने एक मूवमेंट चलाई वहाँ, क्योंकि SOPs को भी फॉलो किया। लेकिन जो पॉलिटिकल क्लास हमारी एग्जिस्ट करती है, उन्हें लगा कि नहीं, ये लोग, ये नौजवान आगे जा रहे हैं, कम्युनिटीज को मोबिलाइज कर रहे हैं, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने एक साजिश के तहत, आप देखिए बैड गवर्नेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, 16 FIR लगे, 16 के 16 एक ही सेक्शन है, IPC 505। अगर चाहते सारे कंप्लेंट्स को
वहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर चाहे SHO साहब या पुलिस का जो महकमा है, उनको एक ही कंप्लेंट दर्ज करते हम पे एक ही FIR बनता था, क्योंकि एक ही सेक्शन था, डेफेमेशन केस था, क्योंकि हमने पॉलिटिशियन के खिलाफ बोला जो बिल्कुल हमें अड़चन आ रही थी, जो काम जो सवाल से डरते थे, जो चीजें उन्होंने गलत की थी बिल्कुल नहीं मानते थे, चाहे मसाजिद हो, हमारी जियारतगाह, उनमें सियासत पहुंचाते थे, सियासत के अखाड़े इन्होंने वो चीज बनाई जो बिल्कुल हम हक रखते हैं ऐसे समाज, इस कौम के, इस समाज के स्टेक होल्डर के नाते बात करना, जो उन्हें चुप गए और 16 FIR जब मुझ पे लगे, मुझे लगा कि यहाँ बिल्कुल एक नौजवान को सोशल वर्क से भी यहाँ की पॉलिटिकल क्लास को प्रॉब्लम होती है। फिर हमने चाहा कि नहीं, अब हमें अगर सियासत करनी, हमें मेन स्ट्रीम, हमें बिल्कुल पॉलिटिकल चीज़ों में आगे आना चाहिए। और फिर हमने इलेक्शन एज DDC में भी लड़ा, जहाँ मैंने 40 वोट से वो मैं नहीं जीत पाया, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ इस पार्टी ने बिल्कुल कोई, मैं किसी पद पे भी नहीं था, कोई पोजीशन भी नहीं थी, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट होते वो बिना देखे हमने ऑफिस से जो हमारा एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविज्म का जो कंसेप्ट था उसको हम बिल्कुल इन 7 महीने, मेरी खाली जो भारतीय जनता पार्टी में जो हिस्ट्री है 7 महीने की टोटल है, तो इन्होंने एक मौका दिया मुझे, ये इतने बड़े अगर फैमिली की बात करें, बिल्कुल मैं एक आम परिवार से, बाप एक मजदूर फैमिली से, उतने कोई इनकम रिसोर्सेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई की थी चीज़ को, इस मेरिट को देख के जब मुझे मौका मिला, और बिल्कुल वहाँ फिर जब नौजवानों ने इस चीज़ को देखा, परखा, उन्हें लगा कि नहीं कहीं ना कहीं इस नौजवान को पॉलिटिकल स्पेस दी गई, और उन्होंने एक मूवमेंट ली पुलवामा राजपुरा में। बिल्कुल मुझे लग रहा था, मैं एक तजुर्बे से आपको बोलूँ, वहाँ ना भाजपा इलेक्शन लड़ते, ना अर्शद भट्ट इलेक्शन लड़, वहाँ बिल्कुल वहाँ की आवाम, वहाँ का मजलूम नौजवान, वो नौजवान जिसे FIR से डराया गया, जिसे यहाँ की बैड गवर्नेंस से जब तालीम में बिल्कुल मेरिट रखता था, नौकरियों का मौका नहीं देखा। आप देखिए यहाँ की रीजनल पार्टीज ने बार बार जब इन्हें मौका मिला गवर्नेंस करने का, बिल्कुल एक मैंडेट था, तो बिल्कुल जी। कुछ शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग से सवाल ले लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे अपने सारे साथियों को लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा, और मैं पूछूंगी सवाल, ज़रूरी सवाल है बिफोर एंड आफ्टर के, या आप लोग भी पूछिए इन सियासी ख़ानदानों से। और जस्ट बिकॉज हम लोग, कुछ लोग इन ख़ानदानों के दरबारी नहीं हैं, जाने पहचाने पुराने नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ जो मुझे किसी ने बताई कि अगर हम वतन परस्त हैं और हम लोग भाजपा में हैं, तो क्यों हमें कहा जाएगा कि हम मज़हब परस्त नहीं हैं? इन दोनों का क्या लेना देना साथियों? इतने मुसलमान, इतने हिंदू ने जान गंवाई है, तो इसलिए बार बार ये मज़हब कार्ड को खेलकर ये सेंटिमेंट को जगाना जो हो रहा है और अभी भी हो रहा है, उसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और हर एक कश्मीरी बाशिंदे से, माँ बाप से, वालदेन से, बच्चों से, बड़ों से कहते हैं कि निकलिए बाहर और अपने लिए अपने घर को वोट दीजिए, उन 3 घरों को नहीं। आपसे सवाल लेते हैं। अर्शद, मेरा आपसे सवाल है, जब आप पॉलिटिकल अपनी कैंपेन कर रहे थे, बीइंग आई वाज देयर, बट आपका एक स्लोगन था कि जुल्म का बदला वोट से और जेल का बदला वोट से, और सेम जो उमर अब्दुल्ला जो 87 में जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, आप देखिए हर जगह, आप देखिए जब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात आई, इनके अपने लेजिस्लेटर्स ने उस चीज़ को नहीं एस्टैब्लिश करने दिया। उसमें क्या था कि उसमें जो कोई भी ताकतवर इंसान, आप देखिए जब शोपियान केस हुआ, कहीं पे कुछ चीज़ें कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके पास खुद का मैंडेट था, इनके पास स्टेट थी, फुल फ्लेजेड थी, हर एक चीज़ को सामने रखते लोगों के सामने इन्होंने हर टाइम ऐसे कुछ इंक्वायरीज की रिपोर्ट सामने लाई जिससे जख्मों पे नमक छिड़ाई, उन्होंने कभी बात नहीं किया। जब हम बात करते हैं जुल्म का जवाब वोट से या जेल का जवाब वोट से, पुलवामा की बात करूँ मैं स्पेशली, जहाँ मेरा एक तजुर्बा है घर घर जाके, कि बिल्कुल घर घर इन्होंने FIR पहुंचे, घर घर जेल पहुंचाए। जब मैंने देखा उसमें 16 FIR लगे, मैं जैसा नौजवान, मैं सोशल वर्क में आया था, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना था ही नहीं, जब मुझ पर FIR लगी तो कौन सामने आएगा? वहाँ के नौजवान ने अगर मूवमेंट ली, वही नारा लिया कि नहीं, इस पर बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साजिश के तहत यहाँ के नौजवान को गुलाम बनाया गया ताकि ये इन्हीं दरवाजों के दर पे भिखारी बन के रहे। आज नौजवान जाग गए, पॉलिटिकल स्पेस है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, यहाँ पे सिंगल स्पेस थी, लग रहा था नहीं हर एक इंसान को या तो इधर जाना है या उधर जाना है। आज डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स में नौजवान के पास मौका है, हर एक चीज को एम्बेरेस करके अपनी विल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे, इसमें से अभी आपने कहा कि हमें जवाब देना, उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनसे जवाब पूछ रहे हैं। एक सवाल हमारा भी है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स कहाँ हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में? क्योंकि हमने फर्स्ट फेज में देखा सिर्फ अनंतनाग में सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हम देखे, और इसके साथ साथ अब सेकंड फेज और थर्ड फेज है, वहाँ पर
गुरेज, बांडीपुरा, सोपोर वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर कौन से कैंडिडेट्स हैं, ये डिटेल्स हैं। और मैम मैं इन अपने कोलीग्स को ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि दैट बीजेपी एंड वी आर हियर टू स्टे, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको याद है भाजपा की शुरुआत कैसे हुई थी? 2 सीटें थी, एक वक्त वो भी था, और देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। कोई सोच सकता था? तसव्वुर नहीं था लोगों को क्या कुछ हो सकता है। किसी को इस बात का कोई इम्कानात भी नहीं थे कि ऐसा कुछ भी मुमकिन है कि लोग खुलेआम घूमेंगे, हड़तालबाजी से हम लोग को निजात मिलेगी। और सोचिए 3000 दिन 30 साल में जो है ज़ाय हुए हैं। सोचिए इतना लंबा अरसा, 9 से 10 साल लोगों के, आप लोग की ज़िंदगी से वो कैंसिल हो गए। No, where do you see BJP in this election now? As of I see. So let me tell you, where do you see? If you see Jammu and Kashmir, you will realize that probably we're fighting more seats together. And if you see how many seats is National Conference and PDP fighting in Jammu? we know very well, but you are So- fighting on 60 seats or more. No, we know what we want, and we're doing it. And I just told you what we want. मैम So- आपने लिस्ट नहीं बताया इन 4 ये जो जगहों candidates मैंने हैं। आपसे पूछा था कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में भी कहीं नहीं आया है, तो अगर आप शेयर करना चाहें डिटेल्स के कौन से कैंडिडेट्स हैं। इस तरह से मैंने कहा गुरेज, बांडीपुरा या बारामूला वगैरह की जो सीट्स हैं वहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स हैं। Would you know the names? I'll get back to you. The names are there. हम लोग तो हर जगह कैंपेन कर रहे हैं। साजिद बता देंगे आपको नेम्स के बारे में। आपने गुरेज का मेंशन किया, शोपुर में हमारा कैंडिडेट नहीं है। इन गुरेज वी हैव फकीर खान, एंड उसके बाद करना हमारा हुआ इदरीस का 9, देन वी हैव हंदवारा जी अमीर साहब, देन उसके बाद आ गया हमारा बांडीपुरा नसीर लून साहब, फिर उसके बाद अगर हम दूसरा देख लें सुमत सोनावाली के बाद हमारा ईदगाह आता है आरिफ साहब, हवा करूँ आते हैं हमारे अशोक भट्ट साहब, अशोक भट्ट के साथ से हमारे यहाँ अर्शद भट्ट साहब भी है, राजपुरा से थे। फिर लाल चौक इंजीनियर एजाज साहब, उसके साथ में गुयूर साहब थे पुलवामा से। फिर उसके बाद हमारे थे अनंतनाग ईस्ट से हमारे जो सह प्रभारी थे वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर उसके बाद शुपियन से देख लें हम जावेद कादरी साहब, बिजबहरा से थे हमारे शोफी यूसुफ साहब। फिर उसके बाद शांगस अगर हम बात करें वहाँ वीर सराफ जी थे, और कोकरनाग एसटी सीट से जो थे वो थे चौधरी, जो हमारे गुजर कैंडिडेट थे वो वहाँ से लड़ रहे थे, चौधरी राशन। सर बारामूला, सोपोर का मैंने कहा। देखिए बारामूला में हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है। हर किसी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। हमारी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जैसे शाहजाद जी ने अभी कहा, हमारी पार्टी 2 से 300 प्लस आज पहुंची है अपनी स्ट्रेटजी से। तो मे भी पार्टी का कुछ अपना स्ट्रेटजी है कि कहीं हमें कैंडिडेट उठाने की जरूरत ना पड़ी, और कहीं हमने जहाँ कैंडिडेट उठाई वो स्ट्रेटजी है पार्टी की। मैम एक ऐड करना मैं ये कह रही थी, देखिए जम्मू में हम लोग हमेशा स्ट्रांग रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि कश्मीर में कभी भी ये मुमकिन था कि भाजपा के कैंडिडेट्स होंगे 19 भी, और किस तरह से उनको इनकरेजमेंट भी किया जा रहा है, आराम से वो कैंपेन भी कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस है। तो मुझे लगता है कैलिब्रेटेड तौर से भाजपा इस तरह की पार्टी है, कैलिब्रेटेड तौर पर, एक संकल्प के तौर पर कदम दर कदम बढ़कर आगे वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। मैम इस सवाल को मैं ऐड करना चाहूँगा। इस तरह से आपने कहा कि अर्शद साहब ने खुद कहा कि 7 महीने के अंदर उनका जो सब मैम 7 महीने के अंदर अर्शद साहब को जो है मैंडेट मिला उनके काम की चलती। वहीं बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं यहाँ पर जो पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और नामसाइल हालात में उन्होंने काम किए, तो उन्हें मैंडेट नहीं मिला, इसकी क्या वजह है? सीनियर्स को मैंडेट नहीं मिला है। देखिए पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव है, और मुझे लगता है कुछ सोच समझकर वो जो भी विनेबिलिटी है या जो भी उनकी सोच है, उनके स्टैंडर्ड्स या पैमाने हैं, उसके हिसाब से है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि अगर किसी भी तरह से इलेक्शन से रिलेटेड किसी को कोई मसला है, हम चाहते हैं पब्लिक तक भी इस इंफॉर्मेशन को ले जाना, तो स्टेट ऑफिस को अगर किसी को कंप्लेन करना है तो आप ज़रूर इस नंबर पर इत्तला दें 9240236431। अगर किसी को भी इंतखाबात के मुताल्लिक कोई शिकायत हो या तकलीफ़ हो और वो रीच आउट करना चाहते हैं हमारे कैंडिडेट के बारे में या इलेक्शन के बारे में या किसी भी प्रोसेस के बारे में, तो वो इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ये नई हेल्पलाइन है 9240236431 9240236431।